हेलो दोस्तों, एबी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं भानु। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब पर आधारित प्रश्न और उसके उत्तर देखेंगे बच्चे। ये प्रश्न जो हैं वो आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। जैसे यूपी टीजीटी सोशल साइंस का पेपर होने वाला है, उसमें ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं बच्चे। और यूपीएसआई का जो पेपर होने वाला है उसमें भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यूपीएससी के थ्रू जो बच्चे कंबाइंड डिफेंस एकेडमीज के लिए पेपर देते हैं बच्चे, सीडीएस के लिए, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के लिए जो बच्चे पेपर देते हैं, उसमें भी आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं बच्चे, और काफ़ी आसान भी होते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होते हैं। और उन चीज़ों को अगर थोड़ा सा सुन लिया जाए, ठीक है, या थोड़ा सा रीड कर लिया जाए, तो वो परीक्षा में अगर उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चे तो आसानी से उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चे। तो पहला प्रश्न है बच्चे, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है बच्चे पश्चिम बंगाल। यानी जो प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है, अगर ये पूछा जाता है बच्चे आपसे प्रश्न में, तो आप पश्चिम बंगाल क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं बच्चे। अगला प्रश्न है बच्चे, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा किस युद्ध में परास्त हुआ था? यानी सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव ने किस युद्ध में परास्त किया था बच्चे? तो वो उसका आंसर होगा प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 1757 में हुआ था। और प्लासी के युद्ध के बाद ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी बच्चे, उसको एक प्रकार से आधा अधूरा राजनीतिक अधिकार भारत में क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और 1764 का यानी बक्सर के युद्ध के बाद भारत पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ जाता है बच्चे। आगे आते हैं बच्चे और अगला प्रश्न देखते हैं कि सन 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? दोबारा मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ बच्चे। सन 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो उसका आंसर है बच्चे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। क्योंकि 1764 के बाद जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उस बक्सर के युद्ध के बाद अब भारत में कोई भी ऐसा राजा नहीं बचा था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा सके। तो उस समय के जो मुगल शासक थे, ठीक है, मुगल शासक शाह आलम जो द्वितीय हैं, उनके द्वारा ही बंगाल की दीवानी जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या की गई थी, दी गई थी। तो ये आपको क्या करना है, एक तरह से परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट भी है और ध्यान में रखना भी है बच्चे। आगे आते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं बच्चे, कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो उसका आंसर है बच्चे प्लासी का युद्ध। जो प्लासी का युद्ध है बच्चे, इस प्लासी के युद्ध के बाद ही बच्चे ब्रिटिश प्रभुत्व धीरे धीरे भारत में स्थापित होना शुरू हुआ। और 1764 के बाद ब्रिटिश जो प्रभुत्व था वो पूरी तरह से भारत में स्थापित हो चुका था। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे आते हैं बच्चे और अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो उसका आंसर है बच्चे लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। जो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव हैं बच्चे, इसके द्वारा ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की एक प्रकार से क्या की गई थी, स्थापना की गई थी बच्चे। आगे आते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं बच्चे, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो वहाँ पे आंसर होगा बच्चे मीर कासिम। मीर कासिम के द्वारा ही, ठीक है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी शिफ्ट की गई थी। और वहाँ पे हथियारों की फैक्ट्री भी मीर कासिम के द्वारा स्थापित की गई थी, जिससे कि उस समय की जो भारतीय मीर कासिम की जो सेना थी उसको एक प्रकार से क्या किया जाए, आधुनिक उनका भारतीय जो मीर कासिम की जो सेना थी बच्चे, उसका आधुनिकीकरण किया जा सके। लेकिन मीर कासिम के इस
रवैये से ब्रिटिश जो साम्राज्य था या ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको शक पैदा होने लगता है। और इसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी और जो मीर कासिम के बीच में जो समझौता था उसमें, ठीक है, अ, एक तरह से इस दोनों के बीच में जो समझौता किया गया था वो समझौता कहीं ना कहीं धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी मीर कासिम से वो समझौता धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर देती है। तो ये कारण होता है, एक कारण था, क्योंकि मुर्शिदाबाद में जब कैपिटल थी बंगाल, मीर कासिम के समय जब मुर्शिदाबाद में राजधानी थी उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का मुर्शिदाबाद के कार्य में ज़्यादा हस्तक्षेप था। और मीर कासिम अपना काम आसान तरीके से नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने जो कैपिटल थी उस कैपिटल को उन्होंने एक तरह से मुंगेर क्या किया था, स्थानांतरित किया था। और मुंगेर में एक प्रकार से उन्होंने हथियारों की फैक्ट्री भी क्या की थी, शुरू की थी। हथियारों की फैक्ट्री वहाँ पे शुरू होती है और आज भी मुंगेर में लोग, ठीक है ना, सरकार वैसे अलाउ तो नहीं करती है लेकिन इलीगल तरीके से आज भी वहाँ वेपन्स लोग क्या करते हैं, वेपन्स जो है वो आज भी लोग वहाँ पे क्रिएट करते हैं। आगे आते हैं बच्चे, अगला प्रश्न देखते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? यानी बैटल ऑफ बक्सर के बाद से इलाहाबाद की संधि हुई थी, जो बक्सर का युद्ध था उसके बाद ही इलाहाबाद की संधि की गई थी और शाह आलम द्वितीय के द्वारा एक समझौता हुआ था। तो उसमें दो संधियां की गई थी, इलाहाबाद की संधि हुई थी और शाह आलम के द्वारा एक संधि की गई थी। और उसी इलाहाबाद संधि के बाद ही रॉबर्ट क्लाइव जो हैं वो मुर्शिदाबाद में उप दीवान के रूप में मोहम्मद रजा खान को क्या करते हैं, उप दीवान के रूप में नियुक्त करते हैं। तो ये आपको प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है भी बच्चे और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है बच्चे। ठीक है, आगे आते हैं बच्चे। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। उसका आंसर है बच्चे 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय के द्वारा बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ क्या की गई थी, हस्तांतरित की गई थी। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। आगे आते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं बच्चे। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था। तो उस समय सम्राट जो थे वो शाह आलम द्वितीय थे। तो सम्राट जो शाह आलम द्वितीय हैं बच्चे, वो उस समय दिल्ली के शासक थे और इनके समय में ही बक्सर का युद्ध हुआ था। और उस बक्सर के युद्ध की समाप्ति के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी बच्चे। और सम्राट शाह आलम द्वितीय के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक अलग स्वायत्त संधि क्या की थी, साइन जो थी वो साइन की थी। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। आगे आते हैं बच्चे और अगला प्रश्न हम देखते हैं। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पे प्रभाव, यानी जो ब्रिटिश शासन था उसने भारतीय अर्थव्यवस्था पे किस प्रकार का प्रभाव डाला। क्योंकि कुछ लोग ब्रिटिश शासन जो था बच्चे वो भारत में एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या कर देता है, पूरी तरह से तहस नहस करता है। और भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से ब्रिटिश शासन पे क्या हो गई थी, ब्रिटेन पे एक तरह से क्या हो गई थी, निर्भर हो गई थी। और ब्रिटेन की जो ब्रिटिश जो शासन था उसके द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था का काफ़ी शोषण किया गया था, संसाधनों का भी शोषण हुआ और प्लस जो प्राकृतिक संसाधन है उनका तो दोहन हुआ ही हुआ, प्लस उसके साथ उन्होंने मानव संसाधनों का भी पूरी तरह से क्या किया था, दोहन किया था। तो इस पर आधारित हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ प्रश्न देख लेते हैं और उनके कुछ उत्तर को देखते हैं बच्चे। आपसे सीधा एक स्टेटमेंट पूछा जाएगा बच्चे प्रश्न में कि किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। यानी ये किस विचारक के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। उसका आंसर है बच्चे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के द्वारा एक प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया गया, अध्ययन किया गया। और वहाँ पे जो ब्रिटिश एक शासन करने का जो तरीका था और जो शोषण करने का एक तरीका था बच्चे, उसकी एक तरह से उन्होंने क्या की थी, आलोचना की थी बच्चे। आगे आते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं बच्चे। बंगाल तथा बिहार में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था।
बंगाल तथा बिहार में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? इसका आंसर है बच्चे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं बच्चे, बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त इनके द्वारा ही क्या किया गया था, लागू किया गया था। यानी कर राजस्व एकत्र करने की ये प्रणालियां थी बच्चे, जिसमें अस्थाई बंदोबस्त था, रैयतवाड़ी थी, ठीक है, प्लस महलवाड़ी जो बंदोबस्त था। तो ये एक प्रकार से राजस्व एकत्र करने के तरीके थे बच्चे, और इस राजस्व ने ही भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक प्रकार से क्या किया था, बुरा प्रभाव डाला था बच्चे, ये ध्यान में रखना। अस्थाई बंदोबस्त किस किससे किया गया? अस्थाई जो बंदोबस्त था वो किससे किया गया था? तो उसका आंसर है जमींदार। जमींदार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में अस्थाई बंदोबस्त जैसी व्यवस्था जो थी, अस्थाई बंदोबस्त जैसा जो सिस्टम था, वो सिस्टम एक तरह से क्या किया गया था, साइन किया गया था, और उस सिस्टम को ही क्या किया गया था, लागू किया गया था राजस्व को एकत्र करने के लिए। आगे आते हैं बच्चे, अगला प्रश्न देखते हैं कि सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? तो रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त है बच्चे, वो टॉमस मुनरो के द्वारा, ठीक है ना, पश्चिमी भारत राज्यों में क्या किया गया था, लागू किया गया था। और इसी तरह से आप थोड़ा सा दक्षिण में जाते हैं तो वहाँ पे आपको महलवाड़ी जैसी अस्थाई, महलवाड़ी जो बंदोबस्त व्यवस्था थी उसको क्या किया गया था, लागू किया गया था। ये भू राजस्व प्रणाली थे बच्चे, इनके द्वारा ही एक तरह से राजस्व को क्या किया जा रहा था, एकत्र किया जा रहा था बच्चे। आगे आते हैं बच्चे और अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया? अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया? तो मद्रास और बम्बई जो प्रेसिडेंसीज थी बच्चे, उसमें एक तरह से रैयतवाड़ी बंदोबस्त को क्या किया गया था, लागू किया गया था बच्चे। आगे आते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं बच्चे, अंग्रेजों के शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? यानी पहले कौन से भारतीय, पहले कौन भारतीय सदस्य हैं जिनके द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था का विश्लेषण किया गया, और भारत की अर्थव्यवस्था के विश्लेषण के आधार पे ये बताया गया कि ब्रिटिश जो शासन है वो किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर रही है और किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था का दोहन कर रही है। तो ये जो पूरा विश्लेषण हुआ था बच्चे, वो दादा भाई नेहरू के द्वारा हुआ था। तो जो आर्थिक दोहन का सिद्धांत है, ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो कंसेप्ट है बच्चे, वो दादा भाई नेहरू के द्वारा दिया गया था। और उस ड्रेन ऑफ वेल्थ के आधार पर उन्होंने ये समझाया कि किस तरह से ब्रिटिश शासन भारतीय संसाधनों का दोहन कर रही है, प्लस भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है। किस तरह से हमारे संसाधन जो हैं वो भारत से ब्रिटेन की तरफ क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, और उसके कई कारण थे बच्चे, ठीक है। जैसे भारतीय जो छोटे उद्योग थे उनको तहस नहस कर देना, भारत को एक बाजार के रूप में क्या कर देना, परिवर्तित कर देना, और भारत को पूरी तरह से ब्रिटिश के ऊपर क्या कर देना, निर्भर कर देना। प्लस जो ब्रिटिश अधिकारी भारत में कार्य कर रहे थे तो उनकी सैलरी, उनका पेंशन जो था वो भारतीय बजट से जाता था, और इस तरह से भारत का बहुत बड़ा जो फंड था वो विदेश की तरफ क्या हो रहा था, ट्रांसफर हो रहा था बच्चे। और प्लस, ठीक है, भारत को एक तरह से बाजार के रूप में निर्मित कर दिया जाता है, और ब्रिटेन के द्वारा जो उत्पादित वस्तुएं होती थी वो यूरोप के अलावा भारत में भी क्या की जाती थी, बेची जाती थी, और इस तरह से भारत का एक प्रकार से आर्थिक दोहन किया गया था बच्चे। ठीक है बच्चे, और अगला प्रश्न है बच्चे, कौन दादा भाई नेरोजी के धन निकर्षण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते? यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का कंसेप्ट जो दादा भाई नेरोजी के द्वारा दिया गया था, उसकी आलोचना जो की गई थी बच्चे, वो सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना कि सर सैयद अहमद खां के द्वारा एक प्रकार से, ठीक है ना, धन निकर्षण सिद्धांत है बच्चे, उसकी एक प्रकार से क्या की गई थी, आलोचना की गई थी। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, ये कुछ प्रश्न थे बच्चे जो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब
और ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा, उससे कुछ आधारित प्रश्न हैं बच्चे, और उसके मैंने कुछ आप लोगों को उत्तर दिए। अगर ये आपको टॉपिक अच्छा लगता है तो एवी क्लासेस के चैनल को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कुछ अगर आपकी सलाह और सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं और लिख सकते हैं। थैंक यू।